हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा यूपी पीजीटी 2021 के क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 70 तक को। आज इस वीडियो को देखिए और समझिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में एंड हमें आंसर्स कैसे देना होता है। आपको एमसीक्यू को अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जहां पर आपको लगता है कि खुद को चेक करना है तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी चेक करिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस थ्रेशोल्ड इज डिफाइंड एज। भिन्नता सीमांत को परिभाषित किया जाता है। सो दिस क्वेश्चन, डिफरेंस थ्रेशोल्ड इज डिफाइंड एज, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द साइकोफिजिक्स। आपने साइकोलॉजी में साइकोफिजिक्स को पढ़ा होगा। सो आपको समझना है कि जो डिफरेंस थ्रेशोल्ड है ये क्या है। भिन्नता सीमांत। आप अपनी डेली लाइफ का एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप खाना कल खाए थे और खाना आज खा रहे हैं, ठीक है ना। तो खाने में हम नमक मिलाते हैं, तो मान लीजिए कि हमने इसमें नमक मिला रखा है, इसमें भी नमक मिला रखा है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। इसमें ज़्यादा है, इसमें मान लीजिए थोड़ा सा कम है। सो द पॉइंट इज़ दैट कि हम कभी हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि अंतर था कि नहीं था। कभी कभी हम रियलाइज़ कर भी लेते हैं, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि डिफरेंस थ्रेशोल्ड का मतलब है कि दो चीज़ों में एक ऐसा लेवल, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि हम इसमें 10 ग्राम नमक मिलाए हैं और इसमें हमने 11 ग्राम नमक मिलाया है, तो हम दोनों के टेस्ट में डिफरेंस पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर 12 कर दें तो भी मान लीजिए पता नहीं करते हैं, लेकिन 13 ग्राम कर दें तो हाल के हाल पता कर लेते हैं कि अब नमक ज़्यादा हो गया है ना। आपको ऐसा एहसास होने लगा। सो आपको ध्यान रखना है कि साइकोफिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंस थ्रेशोल्ड का, जिसको हम JND भी कहते हैं। JND मतलब जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। एज द नेम सजेस्ट, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ चेंज, ठीक है ना। जहाँ पर हम थोड़े से एक मिनिमम अमाउंट में समझ जाते हैं कि बदलाव है। तो ये JND का एक कॉन्सेप्ट है जिसे जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस या डिफरेंस थ्रेशोल्ड कहा जाता है। इसको प्रपोज्ड किया था अर्नस्ट हेनरिक वेबर ने, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। तो आप समझ गए होंगे कि डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या है। एंड अब ये क्या है, डिफाइंड एज। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिफाइंड एज, इसे हम क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस बोलेंगे या क्वालिटी ऑफ रिस्पांस बोलेंगे या फिर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी है या नॉन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी है। तो सीधी सी बात है कि ये जो डिफरेंस थ्रेशोल्ड होता है, दिस इज द पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी। एक वेरिएशन होता है, नंबर होता है, पता चलता है कि यहाँ से चीज़ें कम ज़्यादा हो गई हैं इतने के बाद। सो करेक्ट आंसर है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अपनी ओर से आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस होता है, इसमें इंडिविजुअल व्यक्ति के परसेप्शन से ये अफेक्ट होता है। हो सकता है कि कोई चीज़ मुझे थोड़े में ही पता चल जाती हो, वो आपको पता न चले, है ना। मुझे नमक पता चल जाता है कि ज़्यादा है कम है, लेकिन आपको पता न चले, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस थ्रेशोल्ड में इंडिविजुअल परसेप्शंस भी रोल प्ले करते हैं कि किसका कितना क्या होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, साथ में ध्यान रखिएगा ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट जो अर्नस्ट हेनरिक वेबर थे उन्होंने दिया था। ये ध्यान रखिएगा। डिफरेंस थ्रेशोल्ड को JND जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस कहते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर 2021 का यूपी पीजीटी का पेपर हुआ था, मैंने इसके लगभग मैं 50 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं और उनको एक प्लेलिस्ट में सेटअप भी किया है। सो यू कैन वॉच ऑल्सो दैम, उनको देखिए और सीखिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें कहा गया है ऑन विच लेवल ऑफ अराउजल कर्व अटेंशन इज मोस्ट इफेक्टिव। उद्दोलन वक्र के किस स्तर पर अवधान सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। आसान सा क्वेश्चन है। आप अवधान का जो कर्व है इस तरह से ये देखेंगे तो ये पीक पॉइंट होता है। यहाँ पर जो भी ये पीक पॉइंट है वहाँ पर अटेंशन सबसे ज़्यादा होगा। सो हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में हमें मिलेगा कि जो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो दे रखे हैं उनमें से क्या क्या ऑप्शन है।
at the lower level of arousal curve, at the higher level of arousal curve, at the peak of arousal curve, at the lower and higher। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं बताया था एट द पीक ऑफ द अराउजल कर्व, तो वहाँ पर अटेंशन सबसे ज़्यादा होता है, तो सीधा सीधा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट एंड इट्स लेंथ। किसी टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है और लेंथ है जो, उसमें क्या सीधा सीधा संबंध है। रिलायबिलिटी का तो सीधा मतलब होता है विश्वसनीयता, है ना। जैसे हम जब रिसर्च करते हैं तो टेस्ट का यूज करते हैं, तो टेस्ट कितने रिलायबल होंगे, तो उसकी रिलायबिलिटी के साथ में लेंथ का क्या रिलेशन है, तो ये समझना है। अब यहाँ पे समझना है कि लेंथ का मतलब क्या है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर इन दिस सिचुएशन, यहाँ पर लेंथ का मतलब है कि हमारे पास जो सैंपल है वो कितना ज़्यादा है। किसी भी टेस्ट में सैंपल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा टेस्ट रिलायबल होगा। जैसे हम मान के चलते हैं, हम 12th क्लास के बच्चों के मोबाइल फ़ोन के चलाने को जो उनका तौर तरीका है, कितना ज़्यादा फ़ोन यूज करते हैं, इस पर स्टडी करना चाहें, और मान लीजिए कि हम अपने शहर में, मान लीजिए कि हम लखनऊ के सभी 12th क्लास के बच्चों का ये स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए कि लखनऊ में मान लीजिए कि 1 लाख बच्चे हैं 12th क्लास में, तो अगर हम 1 लाख में से केवल 100 बच्चों को एज अ डेटा लेके काम करें तो ज़्यादा टेस्ट रिलायबल होगा, या 10,000 लेके काम करेंगे तब टेस्ट ज़्यादा रिलायबल होगा, है ना। सो सिंपल थिंग इज दैट सैंपल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रिलायबल भी होगा। सो यहाँ पर क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, कि अगर हमारे टेस्ट की लेंथ ज़्यादा होगी तो रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ सिक्रीशन इन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ऐसा है जिसकी वजह से एंगर ज़्यादा एक्सप्रेस होता है। सो बेसिकली आई थिंक ये जो क्वेश्चन था इसको बोर्ड ने शायद हटा दिया था, जो भी हो, बट यहाँ क्वेश्चन है और ऑप्शन है, तो हम देखेंगे। यहाँ पर जो एपिनेफ्राइन लिखा हुआ है, एपिनेफ्राइन को हम एड्रीनलाइन भी कहते हैं, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगर। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि इसमें ये वाला सही हो सकता है, क्योंकि ये भी एंगर से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी बोला गया है ऐसा। तो इस तरह से यहाँ पर ये है, और मेडुला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर यहाँ पर एमिगडाला होता तो एमिगडाला तो एंगर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मान लिया जाता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी बेसिकली जब डिसबैलेंस हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जब असामान्यता हो जाती है तो फिर इमोशंस पर इम्पैक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन था, इसमें परफेक्ट आंसर कुछ नहीं बोला गया, जो भी हो, लेकिन एपिनेफ्राइन कॉज करता है और इस तरह से हम इसको सही मान सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। गाइडेंस फोकस अपॉन। गाइडेंस बेसिकली किस पर फोकस करता है, निर्देशन का ध्यान बिंदु क्या है। इस क्वेश्चन को भी बोर्ड ने शायद एक्सेप्ट नहीं किया था, गलत माना था, जो भी हो। सो बेसिकली गाइडेंस फोकस करता है किस चीज़ पे, हमें ये बताना है। और गाइडेंस जो है वो पर्टिकुलर फोकस करता है इंडिविजुअल की ग्रोथ को प्रमोट करने में। कोई पर्सन है, उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ हो, इस पर गाइडेंस फोकस करता है। लेकिन यहाँ पर जो फोकस अपॉन की बात कही है, इन चारों में से किसी पर भी अप्लाई नहीं होता है। तो इसलिए ये चारों चीज़ों में से कोई भी ऐसी नहीं जिस पर ये कहा गया हो कि गाइडेंस किस पर फोकस करता है। अगर आप सर्च करेंगे और स्टडी करेंगे तो गाइडेंस पर्टिकुलरली फोकस ऑन द इंडिविजुअल ग्रोथ, तो ये बात यहाँ पर नहीं लिखी है, इसलिए इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं, बोर्ड ने इसको भी शायद हटाया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑल आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट आवर सेल्व्स इज एन आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट कैन आई डू आर रेफर्ड टू एज।
ये क्वेश्चन आपका दिया है। अपने बारे में हमारी सभी सोच और भावना मैं क्या कर सकता हूँ के प्रश्न का एक उत्तर है, जिसे निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एफिकेसी, ऐसे शब्द हैं जो आपको एक जैसे लगते होंगे, बट इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑल आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट आवर सेल्व्स, हमारे अपने बारे में हमारी सोच और जो भावनाएं हैं वो उत्तर देती है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर होता है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का जो पर्टिकुलर मतलब है कि हमारा विश्वास, हमारी अपनी योग्यता पर हमारा विश्वास कि इसको हम कर सकते हैं, इसको हम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि दूसरे हमारे बारे में जो सोचते हैं उसी आधार पर हम अपने बारे में सोचते हैं। यानी हमारे आसपास के लोग हमको अच्छा मानते हैं तो हमको लगता है कि हम अच्छे हैं, और बुरा मानते हैं तो हमको लगता है कि हम बुरे हैं। ये हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट हो सकता है। सेल्फ एस्टीम का मतलब हो जाता है कि हम खुद को कैसे वैल्यू करते हैं। और बेसिकली देखो, सेल्फ एस्टीम, हम खुद को कैसे वैल्यू करते हैं, ये सेल्फ एस्टीम है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि दूसरे जैसे हमें वैल्यू देते हैं हम वैसे अपने आप को मान लेते हैं। तो इन दोनों में अंतर है। और सेल्फ वर्थ का मतलब भी होता है कि मैं अच्छा हूँ और मैं डिजर्व करता हूँ कि मैं कुछ लोगों से रिस्पेक्ट पा सकूँ, मेरी भी अपनी वैल्यू है। ठीक है, अलग अलग ये कॉन्सेप्ट होते हैं। जनरल टर्म में जनरल लोगों को एक जैसा लगता है, बट एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको इन सभी में क्लियरिटी पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है। सो आंसर इसका रहेगा डी, सेल्फ एफिकेसी। आगे बढ़ते हैं, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, IQ। इंटेलिजेंस क्वोटिएंट क्या है? नॉर्म है या रो स्कोर है या स्कोर ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस है, स्कोर ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है। बेसिकली IQ इज अ रॉ स्कोर। ठीक है, सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, IQ क्या है? रॉ स्कोर है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सेंसिटिव मेजर ऑफ मेमोरी। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा मोस्ट सेंसिटिव मेमोरी का मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि भाई यहाँ पर सेंसिटिव होने का मतलब क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंसिटिव इन मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। तो सेंसिटिव का मतलब यहाँ पर है कि एक ऐसी एबिलिटी जो असेस करती है अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को जो कि स्टोर्ड है हमारी मेमोरी में। ठीक है ना, हमारी मेमोरी में कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर्स है, उसका मतलब है सेंसिटिव होने से। अब मेजरमेंट ऑफ मेमोरी की बात आएगी तो ध्यान रखना है कि जो रिकॉल होता है, रिकॉल इज द लीस्ट सेंसिटिव मेजर, रिकॉल इज द लीस्ट सेंसिटिव मेजरमेंट होता है। और रीलर्निंग मोर सेंसिटिव मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सी है ये सही है कि रीलर्निंग जो है दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव मेजर ऑफ मेमोरी, पुनः शिक्षण। ठीक है, और रिकॉल क्या होता है? लीस्ट होता है। तो लीस्ट और अपर दोनों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन तो कभी भी कैसे भी डिजाइन हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्वॉल्व्ड इन सोशल मोटिव्स। सोशल मोटिव्स में क्या इन्वॉल्व होता है? सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, पर्टिकुलरली फ्रॉम द सोशल साइकोलॉजी। फीलिंग्स अबाउट सेल्फ, अदर्स एंड रिलेशनशिप। ठीक है, सामाजिक प्रेरकों में क्या सन्निहित होता है? सामाजिक प्रेरकों में सन्निहित होता है हमारी फीलिंग्स और दूसरों के बारे में फीलिंग्स और संबंध, भावनाएं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सीधा सीधा सही है। इनको हम बोलते हैं सोशल मोटिव्स। अब हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट इन गिलफर्ड्स मॉडल। तो आपको ध्यान रखना है कि गिलफर्ड ने जो मॉडल दिया था उसे 3 डायमेंशनल थ्योरी कहा जाता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कंटेंट को, और आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट को, और आपने पढ़ा होगा ऑपरेशन को। इसे शॉर्ट में लिख दिया है कंटेंट, प्रोडक्ट, ऑपरेशन। तो गिलफर्ड ने जो 3 डायमेंशनल जो मॉडल दिया था, कंटेंट और प्रोडक्ट और ऑपरेशन, इन तीनों में अलग अलग कुछ चीज़ें हैं। जैसे कंटेंट में रखा गया था विजुअल, ऑडिटरी, सेमेंटिक, सिंबॉलिक, बिहेवियरल। और प्रोडक्ट में रखा गया था यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन। और ऑपरेशन में रखा गया था एवोल्यूशन को, और एक कन्वर्जेंट प्रोडक्शन था, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन था, मेमोरी, और इसके बाद था कॉग्निशन। तो ये आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, गूगल पर सर्च करके देख लेना। तो
गिलफर्ड ने अपने मॉडल में कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन को दिया था। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ गिलफर्ड्स मॉडल, यानी प्रोडक्ट वाला जो हिस्सा था उसमें से शामिल है। तो ध्यान रखना है जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन गिलफर्ड मॉडल। और जबकि आपका कॉग्निशन है और सिंबल्स है ये आपके दूसरे से, कॉग्निशन आपका आता है ऑपरेशन में, ठीक है, और एवोल्यूशन भी आपका ऑपरेशन में आता है, और जो सिंबल्स है ये आपका आता है कंटेंट में, ठीक है, अलग अलग है। एक बार वो जो मॉडल है इस तरह से क्यूबिक टाइप में उसमें लिखा रहता है ना, कंटेंट और प्रोडक्ट और ऑपरेशन, उसको देख लीजिए तो आपको क्लियर आ जाएगा समझ में। अभी हाल में इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 61, साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि व्यक्ति विकास के लिए मनोवैज्ञानिक विवक्षाएं में सन्निहित नहीं है। साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट आर नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ए, एडवाइस। एडवाइस इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे और चीज़ें हैं ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए उपयोगी होती है, पर्टिकुलर व्यक्ति के विकास के लिए। तो यहाँ पे इसको हटा देंगे, ऑप्शन ए आपका सही है जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस बेस्ट फिट बिटवीन जॉब एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू सर्च पीपल, यानी कार्य और भविष्यलक्षी कार्मिकों में सर्वोत्तम उपयुक्तता उत्पन्न करने के लिए औद्योगिक मनोवैज्ञानिक किन लोगों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये आपका इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट से क्वेश्चन डिजाइन किया गया। तो ध्यान रखना है, सीधी सीधी बात है कि टू प्रोड्यूस बेस्ट फिट बिटवीन जॉब एंड पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़, इस कंडीशन में जो कार्मिक हैं वो अच्छे से उपयुक्त होंगे किसी भी काम के लिए, उसके लिए जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो किन लोगों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसमें सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है वो भविष्य में बेहतर काम हो इसके लिए जो लोगों को ढूंढने का प्रयास करेगा, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये देखता है कि भाई वो पर्टिकुलर पर्सन कार्य के लिए सर्वोत्तम है कि नहीं है। बस एंजॉय करे ये बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर कार्य के लिए सर्वोत्तम है तो उसको सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको दूसरी कंडीशन दी गई थी, विल एंजॉय देयर वर्क, और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए थे। तो ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो आपको ए ऑप्शन सही करना है, विल एंजॉय देयर वर्क, इसका कोई बाध्यता नहीं होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63, हु फर्स्ट गिव द मोशन दैट मेमोरी इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यहाँ पर ये जो मोशन लिखा है ये मोशन ना हो के नोशन होगा। नोशन का मतलब होता है आइडिया, मत, है ना, स्पेलिंग रॉन्ग है, मोशन नहीं होगा नोशन होगा। सो हु वाज फर्स्ट गिव द नोशन दैट मेमोरी इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो जब मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि मेमोरी एक कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक प्रक्रिया है, और ये हमको बताया था बार्टलेट ने, ठीक है। ये अच्छे से बहुत बढ़िया बेहतरीन स्टडी था, कभी आप पढ़िएगा। तो बार्टलेट ने बताया था कि मेमोरी एक रचनात्मक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए सही है, सीधा सीधा आप आंसर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 64, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरिंग रिलायबिलिटी, ठीक है ना। इनमें से कौन सा ऐसा एक तरीका है जिससे हम विश्वसनीयता को नहीं मापते हैं। तो ध्यान रखना है कि टेस्ट, रीटेस्ट, अल्टरनेट फॉर्म और स्प्लिट हाफ, ये तीनों ए बी डी तीनों ऐसे मेथड है जिसमें हम रिलायबिलिटी को मेजर करते हैं, बट प्रिडिक्टिव हम इस तरीके से रिलायबिलिटी को मेजर नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, बिकॉज इसमें कहा था विच वन इज नॉट, तो प्रिडिक्टिव नहीं होता है, तो ऑप्शन ऑफ सी आपका सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 है, व्यू ऑफ सनसेट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, दिस स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले तो हम समझें कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी का मतलब होता है कि कोई वास्तविकता
है ना। वास्तविकता जैसे अगर किसी वस्तु को हम ज़मीन से ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ये सच्चाई है। इट्स ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अब यहाँ पे लिखा है व्यू ऑफ सनसेट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। आप खुद सोचकर बताइए कि क्या वास्तव में सन कभी सेट होता है, मतलब वो छिपता है कभी सूर्य? सच तो ये है कि सूर्य तो एक ही जगह पे रहता है, लेकिन लोगों को सूर्य छिपता हुआ नज़र आता है। तो ये जो सूर्य छिपता हुआ नज़र आता है ये वास्तव में सच्चाई नहीं है ना, सच्चाई नहीं है, क्योंकि सूर्य तो हमेशा अपनी एक जगह पे रहता है ना, लेकिन हम ऐसे इसको परसेप्ट करते हैं, मतलब हम इसको ऐसे देखते समझते हैं। सो दिस स्टेटमेंट यानी व्यू ऑफ सनसेट इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी सूर्य का अस्त होना, सूर्य के अस्त होने का जो दृश्य है वो वास्तव में एक सच्चाई नहीं है। ये स्टेटमेंट कहता है कि परसेप्चुअल कंस्ट्रक्शन है, यानी लोग इस तरह से चीज़ों को परसेप्ट करते हैं तो लोगों को लगता है कि सूर्य का अस्त हो रहा है। ठीक है ना। तो सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली हमको सबको लगता है ना कि सूर्य तो अस्त होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सूर्य अस्त नहीं होता है। हम जिस जगह पर खड़े होकर सूर्य को देखते समझते हैं तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये सूर्य अस्त हो रहा है, क्योंकि हम उसका वैसे परसेप्शन कर रहे होते हैं, बट ये सच्चाई नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये निरूपित करेगा कि जो सूर्य अस्त होता है वो बिकॉज ऑफ द परसेप्चुअल कंस्ट्रक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट एंड देयर मीनिंग्स ड्यू टू डैमेज इन द ब्रेन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ऑप्शन में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं इनका मतलब पता होना चाहिए हमको। इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट एंड देयर मीनिंग्स, हम कुछ वस्तुओं को समझ ही नहीं पाएँ, उनके मतलब को नहीं समझ पाएँ, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ दिक्कत हो गई है। ठीक है, डैमेज हो गया है। तो मस्तिष्क में क्षरण की जो अयोग्यता है वो क्या है, इसे हम बोलते हैं पर्टिकुलरली संवेदन लोप। एग्नोसिया क्या हो, एग्नोसिया का मतलब होता है कि हम सेंसेशन को ले ही नहीं पा रहे हैं। जब हम सेंसेशन को रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारा ब्रेन जब सेंस को इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहा है तो वो क्या होता है, एग्नोसिया। ठीक है। एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता होती है, एमेंसिया स्मृति लोप होता है, एग्राफिया लिखने की अक्षमता होती है। तो ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन जब पर्टिकुलर ब्रेन में डैमेज की वजह से सेंस आ ही न पाए या फिर सेंस को इंटरप्रेट ही ब्रेन न कर पाए तो होता है एग्नोसिया। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्राइवर्स मूव देयर व्हीकल एट ग्रीन ट्रैफिक लाइट एंड स्टॉप एट रेड ट्रैफिक लाइट, द स्टेटमेंट इलिस्ट्रेट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। देखिए ड्राइवर को पता है कि अगर वो रेड लाइट को क्रॉस करेगा तो उसका चालान कटेगा, तो इसलिए क्या करता है, वो रेड ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी को रोक देता है। उसे पता है कि ग्रीन पे जाएगा तो कुछ नहीं होगा तो वो चला जाता है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या बताता है, सो दिस इज द बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग। ध्यान रखिएगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमेशा पर्सन को ये पता होता है कि क्या होने वाला है, मतलब अगर मैं ये करूँगा तो ये मुझे मिलेगा, है ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि जो इंसान बिहेवियर करने वाला होता है उसको रिजल्ट पता होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही कंडीशन है कि व्हीकल्स का जो ड्राइवर है वो ग्रीन लाइट पे चला जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रेड होने पर रुक जाता है, बताया चालान कटेगा। ठीक है ना। सो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग को बताता है। और बात अगर कहीं की जाए क्लासिकल कंडीशनिंग की, तो ध्यान रखना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग अनकॉन्शियस बेस पर होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में पता नहीं होता है कि क्या होगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा जब क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, जो डॉग को जो सलाइवा आता था तो कभी डॉग को ये पता नहीं होता था कि मुझे सलाइवा क्यों आ रहा है, वो आता था। ये बायोलॉजिकली रिलेट करती है। ठीक है ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में अगर अंतर पता आपने पहले से किया होगा या अभी मेरे द्वारा बताने से समझ गए होंगे तो निश्चित ही आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। फिर से कहूँगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग में पर्सन को पता होता है कि रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग में पता नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग अनकॉन्शियस बेस होती है, पता ही नहीं होता है। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल का एडिक्शन है, दिस इज द क्लासिकल कंडीशनिंग, पता ही नहीं है, बस वो चलाए जा रहे हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग में इंसान को पता होता है कि क्या हो रहा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन स्टडीड एज अ कॉज ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे
आक्रामक व्यवहार के कारणों के रूप में स्टडी नहीं किया गया है। ठीक है, किसका अध्ययन आक्रामक व्यवहार के कारण के रूप में नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखो फ्रस्ट्रेशन, अल्कोहल, पेन, इससे तो पर्सन एग्रेसिव हो जाता है, बट मैरिजुआना में तो इंसान रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही है, मैरिजुआना। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है, वोकेशनल गाइडेंस इम्प्लाइज, यानी व्यावसायिक निर्देशन में क्या क्या होता है। तो व्यावसायिक निर्देशन में एजुकेशनल गाइडेंस होता है, साथ में प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड डिपेंडेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट करियर्स, ये भी होता है। हम जीविका के बारे में किसी को समझाएं कि ऐसे ऐसे होगा, तो वो वोकेशनल गाइडेंस में आता है। तो वोकेशनल गाइडेंस इज पर्टिकुलरली बाई एजुकेशनल गाइडेंस या और प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड डिपेंडेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट करियर्स, दोनों कंडीशंस होती हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट 70, विच शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट जनरेट द हाईएस्ट रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग एंड द ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस ऑफ एक्सटिंक्शन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग से आया हुआ है। आप सोचो ना कि जैसे आपको याद होगा कि कुछ चीज़ें हम कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, लेकिन हम भूलते कब हैं, जब हमने बिल्कुल ही उनको कभी रिवाइज ना किया हो। लेकिन हम अगर कुछ सर्टेन टाइम के बाद रिवाइज होता रहे तो चीज़ें भूलते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कंटेंट पढ़ा हो, उसके बारे में कोई टेस्ट ना हो तो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर टीचर आपके कभी कभी टेस्ट लेते रहें तो क्या होता है कि हमको याद बना रहता है ना। सो इसमें कहा गया कि पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट की कौन सी अनुसूची अनुक्रिया की सबसे उच्चतम दर और सबसे अधिक प्रतिरोध विलोपन के लिए पैदा करती है। मतलब कि कौन सा ऐसा रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है जो कि हाईएस्ट रेट जनरेट करता है रेसिस्टेंस टू एक्सटेंशन, मतलब चीज़ भूलेगा नहीं वो। ठीक है ना, कोई चीज़ ना भूले, इसके लिए कौन सा बेस्ट रीइंफोर्समेंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक अनिश्चित समय के बाद चीज़ें आती रहती हैं, है ना। जैसे अगर क्लास में अनिश्चित समय पर क्लास टीचर टेस्ट लेता रहे तो बच्चों को कंटेंट याद रहेगा, क्योंकि अनिश्चित पता नहीं कब टेस्ट ले लें तो वो तैयार करके रखते हैं। ऐसे ही देखा ना, जो लोग जुआरी होते हैं ना, मतलब गैम्बलर्स होते हैं, उनको हमेशा लगा रहता है कि वो आज ना कल तो जीत जाएंगे, आज जीत जाएंगे, आज जीत जाएंगे, है ना। कोई गेम खेलता है, जुआ खेलता है, किसी को पता तो नहीं होता ना वो कब जीतेगा। तो यहाँ पर भी यही वेरिएबल जैसे शेड्यूल होता है, इसकी वजह से वो कभी गेम खेलना बंद ही नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन सी सही है। तो आज इतने क्वेश्चन आपके साथ, जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी शेयर कर दूंगा। जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।